मरीज का बटाधार होना निश्चित है। रानो ने खिलखिलाकर अपनी बात कह ही डाली। उनकी बातें दिल में मीठा एहसास दिलाती है। मुझे परहेज था मीठा खाने से। वो हंसते हैं तो लगता है फूल महक रहे हैं कहीं। अब तो मुझे भी अपना आशा इन्हीं फूलों के गिर्द बनाना है कहीं। शेखर का शायराना अंदाज सुनकर रानो कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसे चुप देखकर शेखर मतलब नीता, प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी। मैं तो बस ऐसे ही। शेखर जिन हो सकता था खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं आपसे गौरी दीदी के बारे में बात करना चाहती थी, पर फोन पर नहीं। मजाकिया लहजे में कहा, क्या मतलब है आपका? रानो चिढ़ गई थी शेखर के सवाल पर। वो आपको उस दिन घर पर देखा था तो मुझे लगा नहीं था कि आप कॉलेज गोइंग गर्ल है। आप मुझे बिल्कुल सीधी सादी सी खूमली गर्ल लगी थी। शेखर ने बात बिगड़ने से पहले ही इस बार अपनी बात साफ कर दी थी। शुक्र है कि आपने मुझे घर की साफ सफाई करते हुए नहीं देखा था, वरना तो आप मुझे कुछ और भी समझ सकते थे, है ना? रानो ने व्यंग्य भरी लहजे में कहा। अरे नहीं रानो, इतनी तमीज तो मुझे है कि इंसान को उसके काम से नहीं उसके गुणों से पहचानना चाहिए। मैं तो बस यूं ही, आपने उस दिन अपने बारे में कुछ जानने का मौका ही कहा दिया था मुझे। शेखर संजीदा हो चला था इस बार। रहने दीजिए डॉक्टर साहब, मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि आप मेरे बारे में जानने का मौका ढूंढे। रानो की आवाज में भी उदासी झलकने लगी थी। अगर मैं कहूँ कि मैं वो मौका चाहता हूँ तो क्या आप मुझे वो मौका देंगी? शेखर ने एक कुशल डॉक्टर की तरह तुरंत ही बीमार की नब्ज को पकड़ लिया था। रानो शेखर के इस सवाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी शायद। मुझे नींद आ रही है, कल मिलते हैं आपसे, गुड नाइट। रानो ने हड़बड़ी में शेखर को गुड नाइट बोला और फोन रख दिया। शेखर रानो की इस अदा पर हंसने लगा था। कोई बात नहीं रानो, मैं समझ सकता हूँ कि आप इस वक्त क्या सोच रही होंगी, और मैं भी क्या करूँ, मैं तो खुद को रोक नहीं पाया ना आपसे खुद के लिए एक मौका मिलने के बारे में पूछने से। बाकी कल आप मिलिए मुझसे। वादा करता हूँ कि कल भले ही हम शिवरी के लिए मिल रहे हैं, पर जल्द ही एक दिन वो भी आएगा जब आप हम दोनों के लिए मुझसे मिलने आएंगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए मिलने आएंगे। शेखर कल होने वाली मुलाकात के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था। उसका बस चलता तो वो घड़ी की सुइयों के कांटों को अपने हाथ से आगे बढ़ाकर सुबह कर देता, पर फिर उसे समय के साथ छेड़खानी करना अच्छा नहीं लगा और वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। रानो ने भी फोन अपने सिरहाने रख लिया था। उसे भी कल होने वाली इस खास मुलाकात का बहुत शिद्दत से इंतजार था। अपने लिए नहीं, अपनी गौरी दीदी के लिए, उनके कुंवर के साथ बनने वाले रिश्ते के भविष्य के लिए। वो भी शेखर की तरह तो बिल्कुल भी सोच नहीं रही थी, पर हाँ, शेखर ने इस समय उसके दिमाग में तो दस्तक दे ही दी थी। आखिर रानो ने शेखर को क्या बात करने के लिए बुलाया था? क्या शेखर और रानो के दिल में भी प्यार पनप रहा है? और कैसे मिलेंगे ये दोनों? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड 26। इधर सुबह दादी बोली, गौरी, रानो, आपको आज कॉलेज जाना बहुत जरूरी है क्या? नाश्ते के समय सुभद्रा जी के इस सवाल ने दोनों लड़कियों के माथे पर सर डाल दिए थे। जी दादी मासा, आज हम दोनों की ही एक असाइनमेंट सबमिट होनी है और लास्ट डेट है, और अभी तक हमने अपने असाइनमेंट को रीचेक भी नहीं किया है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर हमें वो असाइनमेंट दोबारा बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। गौरी ने आज कॉलेज जाने की जरूरत बता दी थी दादी मासा को। पर गौरी, कल आपकी सगाई है और आज आप दिन भर घर के बाहर रहेंगी, तो फिर आप खुद को वक्त कब दे पाएंगी? हमने आपके लिए कुछ डिजाइनर्स लहंगे और ज्वेलरी मंगाई है घर पर, जिससे आप उन्हें घर पर ही बैठकर ट्राई कर सके, पर आप तो आज दिन भर बिजी रहेंगी। सुभद्रा मासा ने चिंतित स्वर में कहा।
दादी माँ साहब, अगर आपको सही लगे तो क्या मैं गौरी दीदी को कॉलेज के बाद शॉपिंग के लिए ले जाऊँ? आप बस शॉप का नाम बता दीजिए जहाँ से आप डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी मंगवा रही है घर पर। हम लोग वही जाकर पसंद कर लेंगे दीदी के लिए, और शॉप पर पहुंचकर हमारे पास ऑप्शन भी ज्यादा होंगे ना। रानो ने महादेव को याद करते हुए अपना सुझाव दादी मासा के सामने रख दिया था। टेबल के पास और सुभद्रा जी के पीछे खड़ी हुई कमला रानो की बातों को सुनकर जलभुन कर राख हुई जा रही थी। गौरी का तो बहाना है, महंगी गाड़ियों में घूमना और बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर खरीदारी करने का तो इसका ही अरमान होगा, जो आज पूरा हो भी जाएगा। मैं यहाँ किचन में बर्तन भाड़ों पर अपना सर खपाऊं और ये महारानी बनकर गौरी के साथ महंगी महंगी गाड़ियों में घूमे और बढ़िया 5 स्टार होटलों में खाना खाए। वाह, नौकरानी होकर भी क्या किस्मत पाई है इस कर्मचरी ने। नाश्ता सर्व करते हुए कमला की भौहें गुस्से और जलन में तनी जा रही थी। अरे पर रानो, गौरी ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी रानो ने नीचे से गौरी के हाथ को दबा दिया और उसे इशारे में खामोश रहने के लिए बोल दिया। आप कुछ कह रही थी गौरी? शायद सुभद्रा जी ने गौरी के होठों को फड़फड़ाते हुए देख लिया था। जी दादी माँ साहब, हम तो बस यही कह रहे थे कि रानो का सुझाव सही लग रहा है हमें भी, इससे हमारा समय भी बच जाएगा और हमारा कॉलेज भी मिस नहीं होगा। गौरी ने जैसे तैसे बात संभालते हुए कहा। रानो ने तो चैन की सांस ली थी, वरना उसे तो लगा था कि आज गौरी दीदी दादी मासा की डांट के डर से उसकी क्लास लगवा दी थी। ठीक है, फिर अगर आप दोनों का यही मन है तो हम शॉप में फोन करके कह देते हैं वो आपके लिए अपने बेहतरीन डिजाइन तैयार करके रखे। आप लोग कॉलेज से निकलने से पहले हमें फोन कर देना, हम दुकान पर इत्तला करवा देंगे। सुभद्रा जी नाश्ते की टेबल से उठते हुए बोली। उनके उठते ही गौरी और रानो भी उनके सामने उठकर खड़ी हो गई। गौरी दीदी, आप अपनी बुक्स लेकर आइए, तब तक मैं ये प्लेट्स किचन में रख कर आती हूँ। रानो ने झूठी नाश्ते की प्लेट समेटी और किचन की तरफ चल दी। कमला गुस्से में वहाँ काम कर रखे 2 और नौकरों पर अपना रुआब झाड़ रही थी। रानो जानबूझकर बेख्याली दिखाते हुए गुनगुनाते हुए अपने साथ लाए हुए झूठे बर्तनों को धो रही थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। छोरी, सुबह सुबह नाश्ते में चाय की जगह भांग पी ली से क्या गा रही है? कमला को बर्दाश्त नहीं हो रहा था रानो का यूं गुनगुनाना, भले वो हनुमान चालीसा की 2 लाइनें ही क्यों ना गुनगुना रही हो। क्या हुआ कमला काकी, आप डरी हुई क्यों है? रानो ने भी जवाब के बदले सवाल कर दिया था। के कैसे था छोरी? मैं कहाँ डरी हुई लग रही हूँ तुझे? कमला आंखें चढ़ाकर रानो की तरफ देख रही थी। कमला काकी, कल रात भी डरी हुई थी आप, और आज सुबह भी। लग रही है कि आप अभी भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। बात क्या है? सच में कोई भूत पिशाच नहीं देख लिया आपने? रानो अपने चेहरे पर डर और चिंता वाले भाव लाती हुई बोली। मुझे क्यों भूत दिखेंगे, और मैं भूत से नहीं डरती। कमला अपनी घबराहट छिपाते हुए बोली। हाँ, तुम खुद ही एक चुड़ैल हो, तुम्हें क्यों डर लगेगा? वहाँ किचन में काम कर रहे दोनों नौकर आपस में खुसर फुसर करते हुए हंसने लगे थे। ए, चुपचाप अपना काम करो। कमला ने बेचारी दोनों नौकरों को डांट दिया। पूछ कैसे पाएंगे? उनमें से एक ने कहा। ज्यादा होशियारी नहीं, चुपचाप काम करो अपना। कमला ने अपनी सीनियरिटी का रौब झाड़ते हुए कहा। बेचारी दोनों सर झुकाकर काम में लग गए थे। वैसे काकी, एक राज की बात बताऊं आपको, दादी मासा से मत कहना। रानो कमला को अपने साथ एक कोने में लेकर खड़ी हो गई। ऐसी कौन सी राज की बात है जो तुझे पता और मुझे नहीं? मैं तो तुझसे भी पुरानी हूँ इस नीलकमल में। कमला ने आत्मविश्वास से रानो की तरफ देखते हुए कहा। मेरी उम्र और मेरे हुनर में तुलना मत करो काकी, और वो सुनो जो मैं सुना रही हूँ। खुद दादी माँ आके सुना है मैंने ये। रानो ने अपनी आंखों को डर और अविश्वास से फैलाते हुए कहा। अरे अब ऐसा भी क्या सुन लिया तूने रानो, जो अपने साथ साथ तू मेरी भी सांसें ऊपर नीचे करवा रही है? कमला को सच में थोड़ा थोड़ा सा डर लगने लगा था, पर वो रानो के सामने खुद को डरपोक साबित नहीं होने देना चाहती थी। वो दरअसल बात ये थी कि जब आप अपने गाँव गई थी ना कुछ दिन पहले, तभी मैंने। रानो इससे पहले कुछ कह पाती, गौरी किचन में आ गई और रानो को देखकर नकली गुस्से से कहती है। तुम भी कमाल की हो रानो, हमें बुक्स लाने को बोलकर खुद यहाँ कौन सी खिचड़ी पका रही हो? चलो अब जल्दी चलो, वरना सच में देर हो जाएगी। गौरी को देखकर दोनों नौकर और कमला बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। अरे आप दोनों अपना काम कीजिए, हम बस रानो को बुलाने आए थे, हमें दादी मासा बनने का कोई शौक नहीं है। गौरी ने सौम्यता से कहा और रानो का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन रानो तो रानो ठहरी। उसने जाते जाते भी कमला को चुप रहने का इशारा कर दिया और जानबूझकर एक उंगली से उसके फोन को हल्का धक्का दे दिया, जिससे बेचारा फोन किचन के प्लेटफॉर्म से नीचे जमीन पर आ गिरा और उसका बैक कवर अलग हो गया। सिम कार्ड अलग होकर फ्रिज के नीचे चला गया, जिसे कमला ने देखा नहीं था। ओफो, ये जंगली काम बिगाड़ती रहती। अच्छा खासा मेरा फोन गिरा दिया और अब ये मेरा सिम कार्ड पता नहीं कहाँ छुप गया। कमला इधर उधर नीचे फर्श को घूरते हुए अपना सिम कार्ड ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर फिलहाल वो उसे कहीं नहीं दिख रहा था। अरे निकम्मो, मुंडी नीचे झुकाया क्या? औरतों की तरह हमेशा चुगली करते रहते हो सबकी। देख नहीं रहे हो मेरा सिम कार्ड खो गया है, जरा उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। कमला ने ना चाहते हुए भी अपनी आवाज में थोड़ी सी चाशनी मिलाते हुए कहा। पर काकी, अगर हम सिम कार्ड ढूंढेंगे तो काम कौन करेगा? उनमें से एक ने कहा, मजबूरी दिखाते हुए। चुप रहो तुम दोनों नालायक हो, काम धाम तो कुछ करते नहीं हो, मुफ्त की रोटी तोड़ते हो और ऊपर से जुबान भी चलाते हो। कमला इससे पहले उन बेचारों को कुछ और खरी खोटी सुनाती, बाहर से उसे सुभद्रा जी की आवाज सुनाई पड़ी और वो मन ही मन रानो और उन दोनों नौकरों को कोसते हुए बाहर चली गई। तभी उनमें से एक ने कहा, तेवर तो देखो महारानी के, खुद नौकर है और रुतबा ऐसा झाड़ती है जैसे यहाँ की मालकिन है। इतना तो दादी माँ सा भी नुक्स नहीं निकालती है जितना ये निकाल देती है। इधर शेफ अपने ऑफिस में काका सा से बोला,
लाइए काका, जल्दी से फटाफट कुछ खाने को दे दीजिए हमें, इससे पहले कि वो तूफान एक्सप्रेस आकर हमें अपने हाथ से उड़ा कर ले जाए। वैसे खाने में क्या है आज? शेफ ने अपने आगे नैपकिन लगाते हुए पूछ लिया। हुकुम सा, नवरत्न कोरमा है, बटर पनीर है, जीरा आलू, पाइनएप्पल रायता, तड़के की दाल और रोटी है, तंदूरी भी और सादी भी, चावल के साथ। शेफ को खाना परोसने के लिए खड़े हुए खास नामे ने एक सांस में पूरी टिफिन का मेन्यू बता दिया था। उफ, इतना सारा एक साथ हम कैसे खा सकते हैं काका? एक काम कीजिए, हमें आप केवल दाल चावल दे दीजिए थोड़ा सा, और बाकी का बचा खाना बाहर हमारे स्टाफ में कई लोग आज लंच लेकर नहीं आए हैं, उन्हें खिला दीजिए। और प्लीज मासा से कहिए कि हम बस थोड़ा सा खाते हैं तो हमारे लिए एक और 2 रोटी काफी है। क्षमा हुकुम सा, हम मासा से इस बारे में भला किस तरह से कुछ कह सकते हैं? आप खुद ही बात कर लीजिए ना उनसे, बाकी हम तो सेवक है, जो आज्ञा होगी वो सिर माथे पर रखी जाएगी। काका ने शेफ की प्लेट में दाल चावल परोसकर उसके सामने रखी। अच्छा सुनिए काका, पहले आप भी खाना खा लीजिए, उसके बाद ही आप खाने को हमारे स्टाफ में बंटवा दीजिए। शेफ ने मुस्कुराते हुए कहा और खाना खाने लगा। जी हुकुम सा। काका वहां से खाने की ट्रॉली को खिसकाकर अपने साथ बाहर ले गए। उसके चेंबर के बाहर खड़ा शेखर शेफ की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। आप कितने अच्छे हैं शेफ, और उतने ही दुष्ट आपके जी जैसा है। मुझे डर है कि जब आपको उनकी सच्चाई पता चलेगी तो आप ये कटु सच बर्दाश्त कर भी पाएंगे या नहीं। शेखर के हाथ में आज एक और एनवलप था, जिसमें कुछ ऐसा था जो अगर शिव अपनी आंखों से देख लेता तो शायद सच में आज उसके महादेव ही तांडव करने लग जाते। आखिर ऐसा कौन सा एनवलप था शेखर के हाथ में जिसे देखकर शिव को शौक लग जाता? आखिर रानू शेखर को क्या बताती, और रानू इस समय कमला के पीछे क्यों पड़ी है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। एपिसोड 27। अरे शेखर, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। वैसे आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। लंच करेंगे? मासा ने इतना कुछ बनाकर भेजा है हमारे लिए, उन्हें लगता है कि हम दिन पर दिन और दुबले होते जा रहे हैं। देखिए तो 10 लोगों का खाना उन्होंने हमारे एक अकेले के लिए भेज दिया है। शिव अपनी ही कही हुई बात पर जोर से हंसने लगा था। ये बात आप नहीं समझेंगे शिव, वो मासा है ना, और हर अच्छी माँ की तरह उन्हें आपकी हेल्थ की फिक्र रहती है, बस और कुछ नहीं। आप इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर अकेले संभालते हैं और इतनी सारी टेंशन को अकेले हैंडल करते हैं, तो फिलहाल उन्हें आपकी हेल्दी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा ना। शेखर शिव के सामने पड़े हुए सिंगल सोफे पर बैठ गया था। वैसे मैं माँ का बनाया हुआ सारा टिफिन फिनिश करता हूँ, लाइक अ गुड बॉय। आपकी तरह इतने नखरे नहीं दिखाता हूं। तारीफ करते हुए कहा। शिव के अच्छे मुंह देखकर शेखर का मन नहीं हुआ था फिलहाल वो एनवलप शिव को सौंपने का, और उसने उस एनवलप को सावधानी से अपनी जेब के हवाले कर दिया था। जल्दी करिए शिव, हमें लेट हो जाएगा। शेखर शिव को आवाज देते हुए शिव पीछे से अपने पीए को लंच के बाद होने वाली 2 मीटिंग्स की डिटेल समझा रहा था। यहाँ सब हो जाएगा सर, आप बेफिक्र हो जाइए। कुणाल ने सौम्यता से मुस्कुराकर शिव को आश्वस्त करते हुए कहा। सॉरी कुणाल, हमें इस तरह से सब कुछ आप पर छोड़कर जाना पड़ रहा है, पर हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही आ सके और आपके साथ यहाँ का ये जरूरी काम देख सके। यहाँ शिव कुणाल को सब काम समझाते हुए भी सॉरी बोल रहा था, और वहाँ चेंबर के बाहर खड़ा शेखर मुंह बना रहा था। कभी तो खुद के लिए समय निकालकर जिंदगी जीना सीखो शिव। आप सॉरी मत फील कीजिए सर, मैं संभालूंगा यहाँ पर। कुणाल ने शिव का ध्यान शेखर के बनते बिगड़ते हुए फेशियल एक्सप्रेशंस की तरफ करते हुए कहा। शेखर को मुंह बनाए खड़ा देखकर शिव को हंसी आ गई। चलिए शेखर। शिव ने अपने कोट की बटन को खोल दिया था। शेखर बिना कुछ कहे उसके साथ बिल्डिंग से नीचे पार्किंग एरिया की तरफ चल दिया। आप ऐसे क्यों बैठे हैं अब? शेखर ने शिव को काफी देर से चुपचाप गाड़ी चलाते हुए देखकर कहा। गाड़ी तो चला रहा हूँ, तो फिर और कैसे बैठूं मैं? शेखर ने शिव की तरफ देखे बिना कहा। शेखर, आप जानते हैं ना कि हमें इस तरह से काम के बीच उठकर आना कुछ खास पसंद नहीं है। शिव समझ रहा था कि शेखर उसके देर से चलने की वजह से नाराजगी जता रहा था। और मैं जो वहाँ ओटी में पेशेंट को स्ट्रेचर पर लेटाकर छोड़कर आया हूँ, उसका क्या? शेखर ने मुंह को एक साइड बनाते हुए कहा। दिस इज इम्पॉसिबल। शेखर, इतना तो हम भी जानते हैं कि हम बेशक अपनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग छोड़कर आ सकते हैं, पर आप अपने पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन में छोड़कर कभी नहीं आ सकते। कुछ नया ट्राई कीजिए हम पर, ये तो हम भी जानते हैं। शिव अपनी ही बात पर हंसने लगा था। हाँ, वेरी फनी। शेखर भी मुंह बनाकर हंस दिया। कुछ समय बाद शेखर ने अपनी गाड़ी को रानू के कॉलेज के रास्ते की तरफ मोड़ दिया। शिव अभी भी अपने फोन में किसी मेल की नोटिफिकेशन को चेक कर रहा था। ओफो शिव, फॉर गॉड सेक, क्या आप अभी के लिए और कम से कम आज भर के लिए इस फोन को हैं, या फिर इसे किसी को फेंक सकते हैं? शेखर ने शिव के हाथों से फोन छीनने की कोशिश करते हुए कहा। अरे शेखर, वो बस जरा कुणाल का मेल आया था, उसने आज महराज के साथ होने वाली मीटिंग की प्रेजेंटेशन सेंड की है, बस वही चेक कर रहे थे हम। शिव ने अपने फोन को एक बार सरसरी तौर पर देखा और कुछ देर बाद अपनी पैंट की साइड पॉकेट में डाल दिया। लीजिए, अब खुश हैं आप? हमने फोन को चुप कर दिया है। शिव मुस्कुराकर बोला। शेखर ने बस कनखियों से शिव की ओर देखा था और कुछ भी नहीं कहा था। वैसे ये आप हमें किस रास्ते लेकर जा रहे हैं? ये मेन मार्केट जाने वाली रोड तो नहीं लग रही है? शिव ने अब खिड़की के बाहर झांकते हुए बाहर के रास्ते पर ध्यान देते हुए कहा। वही तो मैं कब से कह रहा था कि एक बार इस सौतन फोन से बाहर निकलकर जरा बदलते रास्ते और मौसम के मिजाज का मजा तो लीजिए मेरे बोले, पर आपको तो फुर्सत ही नहीं है। शेखर का इस तरह से मुंह बनाना शिव को फिर से हंसने पर मजबूर कर गया था। अच्छा अब ठीक है ना, ये टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना बंद कीजिए और बता भी दीजिए कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं। शिव ने शेखर के सामने हार मानते हुए,
इसलिए कहता हूँ शिव कि कभी लैपटॉप, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स और ऑफिस के बाहर की दुनिया पर भी अपनी नजरें इनायत कर दिया करिए तो बड़ा एहसान होगा आपका। शेखर शिव को टोंट मारते हुए बोला, ये क्या बात हुई आपकी? हम आपसे पूछ रहे हैं और आप है कि बस हमारी कमियां गिना रहे हैं? रहने दीजिए, मत बताइए हमें, हम खुद पता कर लेंगे। शिव ने अपनी नजरों को बाहर सड़क के दोनों तरफ बनी हुई छोटी बड़ी दुकानों की होर्डिंग्स पर गड़ाते हुए कहा, इससे पहले कभी आप दिल्ली की सड़कों पर यूं टहले हैं जो आज आप बस होर्डिंग देखकर पता लगा लेंगे कि आप दिल्ली के किस एरिया में हैं? शेखर फिर से हंसने लगा था। शेखर, हमें चिढ़ाना बंद कीजिए, नहीं तो हम आपकी शिकायत काकीसा से कर देंगे। बहुत शरारती हो गए हैं आप। शिव सच में चिढ़ रहा था इस समय, और आप बिल्कुल बच्चे बन गए शिव, जो मेरी इतनी सी बातों पर इस तरह से मुंह फुलाए बैठे हैं। शेखर ने शिव के गाल खींचते हुए कहा, शुरुआत आपने की थी, हमने नहीं। शिव ने मुंह बनाकर कहा और अपनी नजरें खिड़की से बाहर सड़क की तरफ कर ली। अब तक शेखर ने भी गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी कर ली थी। ये आप हमें बताएंगे कि हम मार्केट ना जाकर एक कॉलेज के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं, और वो भी एक गर्ल्स कॉलेज? शिव ने सड़क पार जैसे ही एक गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग देखी वो हैरान रह गया। धैर्य रखिए शिव, धैर्य, आपके सभी सवालों का जवाब बस मिलने ही वाला है आपको। 2 मिनट इंतजार कीजिए। शेखर ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हाँ, कहाँ हैं आप लोग? अच्छा आ जाइए, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। शेखर ने बात करते हुए फोन रख दिया। ये आप किसे फोन कर रहे थे और कहाँ बुला रहे हैं? आपको अगर अपनी किसी फ्रेंड के साथ घूमना था तो आप हमें क्यों अपने साथ लेकर आए? शिव अचंभित सा शेखर की ओर देखे जा रहा था। मुझे पता नहीं था शिव कि जरा से दाल चावल खा लेने पर इतनी एनर्जी मिलती है आपको। अब से मैं भी हर रोज सुबह शाम दाल चावल ही खाया करूंगा। शेखर को आज बड़ी मौज आ रही थी। देखिए शेखर, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है आपका, आप हमारा मजाक बना रहे हैं। शिव ने कहा, बिल्कुल नहीं शिव, कुंवर शिवराज सिंह सिसोदिया का मजाक बनाकर ये अदना सा डॉक्टर शेखर मलिक किधर जाएगा? रहम हुकुम सा रहम। शेखर शिव के आगे अपने दोनों हाथ को जोड़ते हुए बोला। शेखर को इस तरह से नौटंकी करते हुए देखकर शिव को भी हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। आप नहीं सुधर सकते कभी शेखर, कभी भी नहीं। बचपन से लेकर आज तक आपका मस्खरापन नहीं गया है। शेखर भी शिव के साथ उसकी हंसी में शामिल हो गया था। कॉलेज के एग्जिट गेट से निकलकर बाहर आती हुई गौरी की झुंझलाहट भी शिव की इस हंसी में कहीं खो गई थी और वो बड़ी ध्यान से शिव को इस तरह से हंसते हुए देख रही थी। इतने समय में उसने आज पहली बार शिव को इस तरह से खुलकर हंसते हुए देखा था। शेखर का फोन आने के बाद रानो गौरी की क्लास में भागती हुई गई और बिना उसे कुछ बताए उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर की तरफ लेकर जल्दी जल्दी चलने लगी थी। रानो, हम चल तो रहे हैं, अब क्या उड़कर गेट पर पहुंचे क्या? गौरी को रानो की जल्दबाजी समझ नहीं आ रही थी। ओफो दीदी, आप समझती नहीं कि दिए गए समय पर हमें नीलकमल वापस भी पहुंचना है और यहाँ पर ऑलरेडी पहले इतना समय लग चुका है और अभी तक आपके लिए हमने कुछ भी फाइनल नहीं किया है, इसलिए भागिए। रानो ने गौरी के हाथों को अपने हाथों में कसकर थामकर कॉलेज के गेट की तरफ दौड़ लगा दी थी। कॉलेज के गेट के बाहर पहुंचते ही रानो ने इधर उधर देखते हुए जानने की कोशिश की थी कि आखिर शेखर कहाँ खड़ा हुआ है। शेखर तो शायद रानो के इंतजार में ही बैठा हुआ था। रानो पर नजर पड़ते ही उसने हाथ हिलाकर अपनी ओर आने का इशारा कर दिया था उसे। गौरी का हाथ थामे रानो जैसे ही शेखर की गाड़ी के पास पहुंची थी, गौरी के कानों में शिव के हंसने की आवाज पहुंच गई थी और वो शिव को इस तरह से हंसते हुए देखकर खुद भी उसकी हंसी में खो गई थी। कहाँ खो गई दीदी? कुंवर सा का अभिवादन नहीं करेंगी आप? रानो ने गौरी के कानों में खुसर फुसर करते हुए कहा। क्या गौरी और शिव अब एक साथ जाने के लिए तैयार होंगे? आखिर शेखर ने वो एनवलप शिव को क्यों नहीं दिया और ऐसा क्या है उस एनवलप में जो शेखर को परेशान कर रहा था?